Welcome to Code and Capital. आज की कहानी एक टेलीकॉम कंपनी की है जो मानो एक ऊंची रस्सी पर चल रही है। एक तरफ अरबों का कर्ज है, दूसरी तरफ दो बहुत ही ताकतवर प्रतियोगी। नीचे गिरने का खतरा अब हर पल है, बिल्कुल। लेकिन उसे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल भी बिछाया है। और ये जाल किसी और ने नहीं, खुद भारत सरकार ने बिछाया है। हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की, जिसे हम सब वीआई के नाम से जानते हैं। भारत के टेलीकॉम बाजार में उसकी हालत काफी समय से कहना होगा नाजुक रही है। बिल्कुल, लेकिन हाल ही में सरकार ने उसे एक ऐसी राहत दी है जिसने सबको चौंका दिया। तो आज हमारे सामने सवाल ये है, क्या ये सरकारी सुरक्षा जाल वीआई के लिए एक नई शुरुआत का लॉन्च पैड है, या फिर बस गिरने की रफ्तार को कुछ देर के लिए धीमा करने का एक तरीका? हाँ, हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, खबरें हैं, गहरी वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट्स हैं और कंपनी की अपनी घोषणाएं भी हैं। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये विषय इसलिए इतना दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी के बचने या डूबने की कहानी नहीं है। ये भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के भविष्य से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, इस एक फैसले से पता चलता है कि बाजार में मुकाबला कैसा होगा, ग्राहकों के पास कितने विकल्प होंगे और शायद ये भी कि भारत में बिजनेस करने के नियम कितने लचीले हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी खबर को ही समझते हैं। हम्म। दूरसंचार विभाग यानी डॉटी ने वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ी राहत दी है। जी। ये एजीआर बकाये से जुड़ी है जो करीब 87,695 करोड़ रुपए का है। इसे फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। हाँ, और ये एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आसान भाषा में वो रकम है जो टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देना होता है। सही। पर यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि सरकार ने ये बकाया माफ नहीं किया है। माफ नहीं किया? नहीं, बल्कि इसे चुकाने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने इसे एक बहुत लंबी, लगभग 16 साल की और आसान किश्तों वाली योजना में बदल दिया है। 16 साल? हाँ, इसे आप एक तरह का कर्ज पुनर्गठन कह सकते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर। तो ये योजना असल में काम कैसे करेगी? क्योंकि रकम बहुत बड़ी है तो किश्तें भी बड़ी होनी चाहिए थी। यहीं पर पूरा खेल है। योजना को 3 चरणों में बांटा गया है और शुरू के 10 साल तो मानो कंपनी को कुछ चुकाना ही नहीं है। 10 साल? हाँ, पहला चरण है मार्च 2026 से मार्च 2031 तक। इन 6 सालों में वाई को हर साल ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 124 करोड़ रुपए देने हैं। सिर्फ 124 करोड़? जी, यानी 6 साल में कुल 744 करोड़, 87,000 करोड़ के सामने ये कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरह से बस टोकन अमाउंट देना है। बिल्कुल। फिर दूसरा चरण आता है मार्च 2032 से मार्च 2035 तक। इन 4 सालों में तो रकम और भी कम हो जाती है, सिर्फ 100 करोड़ रुपए हर साल। और भी कम? हाँ, मतलब पहले वे 10 साल में कंपनी अपने ऊपर लदे इस भारी बोझ का सिर्फ 2% ही चुकाएगी। असली भुगतान शुरू होगा तीसरे चरण में मार्च 2036 से। और तब क्या होगा? तब बची हुई सारी रकम 6 सालों की बराबर किश्तों में बांटी जाएगी। वाह! तो मतलब कंपनी को सांस लेने के लिए 10 साल से भी ज्यादा का वक्त मिल गया है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार ने इस पे इतनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया क्यों दी? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। 87,000 करोड़ का बिल तो अभी भी सिर पर है, बस उसे चुकाने की तारीख बहुत आगे बढ़ गई है। तो निवेशक इतने खुश क्यों हैं? वी के शेयर 7.8% तक उछल गए थे। आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, निवेशकों के लिए कैश फ्लो सबसे जरूरी चीज होती है। मतलब कंपनी के पास हर महीने या हर तिमाही में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। इस फैसले से पहले वाई पर हर साल हजारों करोड़ चुकाने का दबाव था, जो उसकी कमाई से कहीं ज्यादा था। तो कंपनी के डूबने का खतरा था? खतरा वास्तविक था। इस राहत ने उस इमीडिएट खतरे को टाल दिया है। अब कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा वो उसे कर्ज चुकाने के बजाय अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने, 4G कवरेज बढ़ाने और 5G शुरू करने में लगा सकती है। अच्छा, निवेशकों को इसी संभलने के मौके में भविष्य नजर आ रहा है। समझ गया। तो ये कंपनी के भविष्य पर एक दांव लगाने जैसा है, इस उम्मीद में कि इन 10 सालों में वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि 2036 में असली भुगतान शुरू होने पर वो इसके लिए तैयार हो। एग्जैक्टली। ये एक बहुत लंबा रनवे है जो सरकार ने वाई को दिया है ताकि वो दोबारा उड़ान भर सके। ठीक है, तो इस राहत का असली मतलब समझने के लिए हमें भारतीय टेलीकॉम बाजार की मौजूदा तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि वाई को ये राहत मिली है पर उसे मुकाबला तो उसी पुराने मैदान में करना है। और विश्लेषक तो कह रहे हैं कि 2025 तक ये मैदान असल में एक ड्यूओपोली बन चुका है।
मतलब खिलाड़ी तो 3 है, पर दौड़ सिर्फ 2 घोड़ों के बीच हो रही है। जियो और एयरटेल, हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। अगर हम अक्टूबर 2025 के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 41.36% है और भारती एयरटेल का 33.59%। दोनों को मिला दें तो बाजार का 75% हिस्सा इन्हीं के पास है। बिल्कुल, और वोडाफोन आइडिया सिर्फ 17.13% पर सिमट गया है। और ये खाई तो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। एक वक्त था जब वोडाफोन और आइडिया अलग-अलग भी बहुत बड़ी ताकतें हुआ करती थीं। ये डुओपोली बनी कैसे? इसकी कहानी जियो के आने से शुरू होती है। 2016 में जब जियो ने बाजार में कदम रखा, तो उसने फ्री वॉइस कॉल्स और बहुत सस्ते डेटा के साथ मतलब पूरे बाजार को हिला के रख दिया। हाँ, वो तो मुझे भी याद है। एक जबरदस्त प्राइस वॉर शुरू हुई थी। सही कहा। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी पुरानी कंपनियों को भी अपनी कीमतें कम करनी पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि छोटी कंपनियां जैसे एयरसेल, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, वो टिकी नहीं पाई। बिल्कुल, एक-एक करके बाजार से बाहर हो गईं और टिके रहने के लिए वोडाफोन और आइडिया को आपस में विलय करना पड़ा। तो जो आज हम डुओपोली देख रहे हैं, उसकी नींव उसी प्राइस वॉर ने रखी थी। और अब 5G ने इस खाई को और भी चौड़ा कर दिया है। जियो और एयरटेल ने तो बहुत पहले शुरू कर दिया। वीआई ने तो 2025 में अपनी 5G सेवाएं शुरू की। हाँ, और इसका असर सीधे-सीधे कमाई पर दिखता है। एक बहुत जरूरी आंकड़ा होता है ARPU। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। हाँ, प्रति ग्राहक औसत राजस्व। सितंबर 2025 में एयरटेल एक ग्राहक से औसतन 256 रुपए कमा रहा था, जियो 211 रुपए और वीआई सिर्फ 167 रुपए। ये फर्क सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जब आपके ग्राहक करोड़ों में हो तो ये बहुत बड़ा बन जाता है। बिल्कुल, और ये ARPU का फर्क ही वीआई की सबसे बड़ी मुश्किल है। एयरटेल अपने हर ग्राहक से वीआई के मुकाबले लगभग 1.5 गुना ज्यादा कमा रहा है। इसका मतलब एयरटेल के पास नेटवर्क में लगाने के लिए, 5G को तेजी से फैलाने के लिए और विज्ञापन के लिए कहीं ज्यादा पैसा है। एकदम। वीआई सिर्फ रेस में नहीं पिछड़ रहा, वो अगले लैप के लिए तैयारी भी नहीं कर पा रहा है। ये एक दुष्चक्र जैसा है। कम ARPU मतलब कम निवेश, और कम निवेश का मतलब नेटवर्क की क्वालिटी में पिछड़ना। जिससे ग्राहक कंपनी छोड़ देते हैं और ARPU और गिरता है। सही पकड़ा। और ग्राहक तो सच में छोड़ रहे हैं। हालांकि हमारे स्रोतों में एक अच्छी बात ये लिखी है कि अब ग्राहक खोने की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। हाँ, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है। पहले जहां हर महीने 17 लाख ग्राहक जा रहे थे, अब ये आंकड़ा घटकर 5 लाख प्रति माह हो गया है। तो क्या ये एक अच्छा साइन है? ये दिखाता है कि कंपनी शायद अब अपने सबसे वफादार ग्राहकों को बचाने में कामयाब हो रही है। लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जियो और एयरटेल हर महीने करोड़ों नए ग्राहक जोड़ रहे हैं। वीआई को सिर्फ ग्राहक खोना बंद नहीं करना है, बल्कि नए ग्राहक जीतना भी शुरू करना होगा। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सवाल उठता है कि जब कंपनी इतनी मुश्किल में है, ग्राहक खो रही है, कमाई कम है, तो सरकार उसे बचाने के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है? कोई भी सरकार एक घाटे में चल रही निजी कंपनी को क्यों बचाएगी? इसका सीधा जवाब ये है कि सरकार अब सिर्फ सरकार नहीं है, वो खुद वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदार है। सबसे बड़ी हिस्सेदार? जी, लगभग 49% की हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी भी उसे कंपनी के पुराने बकायों के बदले में ही मिली है। तो एक तरह से सरकार अब अपनी ही कंपनी को बचा रही है। ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ सरकार कहती है कि वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस चाहती है और सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। और दूसरी तरफ वो एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन रही है। हाँ, ये तो विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और विश्लेषक भी इस पर बटे हुए हैं। सरकार का आधिकारिक पक्ष ये है कि उसका मुख्य उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। वो नहीं चाहती कि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 निजी कंपनियों का एकाधिकार हो जाए। मतलब डुओपोली ना बने। बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ तो ग्राहकों के लिए विकल्प कम हो जाएंगे और भविष्य में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। 3 कंपनियों का होना ग्राहकों के हित में है। इसीलिए सरकार वीआई का अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। तो इसे एक तरह का रणनीतिक निवेश कह सकते हैं, बिजनेस के नजरिए से नहीं बल्कि बाजार को संतुलित रखने के नजरिए से। बिल्कुल। विश्लेषक इसे सॉवरेन मोट कह रहे हैं। सॉवरेन मोट? ये क्या होता है? जैसे पुराने जमाने में किले के चारों तरफ पानी की खाई होती थी, जिसे मोट कहते थे, जो उसे दुश्मनों से बचाती थी। हाँ, वैसे ही सरकार की हिस्सेदारी और ये राहत पैकेज वीआई के लिए खाई बन गए हैं, जो उसे फौरन डूबने से बचा रही है।
ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो सिर्फ सरकार ही दे सकती है। अच्छा। इसीलिए डॉट ने एक कमिटी भी बनाई है जो एजीआर बकाया का फिर से आकलन करेगी। उम्मीद ये भी है कि आकलन के बाद कुल बकाया रकम शायद और भी कम हो सकती है। तो सरकार ने एक तरह से कंपनी को डूबने से तो बचा लिया, कम से कम अभी के लिए, पर मुझे ये एक पेन किलर जैसा लग रहा है जो दर्द को दबा देता है पर बीमारी का इलाज नहीं करता है। एजीआर तो एक ही सिरदर्द था, वीआई की बैलेंस शीट में तो और भी कई मुश्किलें हैं ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एजीआर की समस्या तो फिलहाल 10 साल के लिए टल गई, लेकिन वीआई की सारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। असल में ये तो कर्ज के पहाड़ का सिर्फ एक हिस्सा था। और भी कर्ज हैं? वीआई पर कुल कर्ज लगभग 2.02 लाख करोड़ रुपए का है। 2.02 लाख करोड़, और ये जो 87,695 करोड़ की राहत मिली है वो तो इसका आधा भी नहीं है। सही कहा। इसी ने विश्लेषक इसे कर्ज का दूसरा पहाड़ कह रहे हैं। ये है स्पेक्ट्रम का बकाया, जो लगभग 1.17 से 1.4 लाख करोड़ रुपए के बीच है। स्पेक्ट्रम मतलब वो एयरवेव्स? जी, जो मोबाइल सिग्नल भेजने के लिए जरूरी होती हैं और कंपनियां इसे सरकार से नीलामी में खरीदती हैं। इस कर्ज पर भी सरकार ने 4 साल की मोहलत दी है, लेकिन वो मोहलत जल्दी खत्म होने वाली है। और क्या कंपनी की कमाई इतनी है कि वो इतने बड़े कर्ज को संभाल सके? हमारे नोट्स में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जिक्र है जो 1 से भी कम बताया गया है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी की कमाई उसके कर्ज के ब्याज से कितने गुना ज्यादा है। ठीक है। वी का रेशियो 1 से भी कम है। आसान भाषा में समझे तो अगर कंपनी की कमाई 80 रुपए है तो सिर्फ उसके कर्ज का ब्याज ही 100 रुपए बन रहा है। मतलब कमाई से ज्यादा तो ब्याज है। हाँ, कमाई तो छोड़िए, वो ब्याज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं कमा पा रही है। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। ये तो कुछ ऐसा है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा है तो बैंक ने आपको फोन करके कहा कोई बात नहीं, आप इस महीने का बिल 10 साल बाद दे देना। बहुत अच्छी उपमा है। आपको फौरी राहत तो मिल गई, लेकिन कर्ज का मीटर तो चालू है और पहाड़ तो वहीं का वहीं खड़ा है। बिल्कुल यही हो रहा है। यही वजह है कि एमके ग्लोबल जैसी ब्रोकरेज फर्म ने इस बड़ी राहत के बावजूद स्टॉक पर सेल रेटिंग दी है। अच्छा। क्योंकि एजीआर राहत एक पेन किलर है, लेकिन स्पेक्ट्रम का भारी कर्ज वो बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो इस मोहलत और इन चुनौतियों के बीच वीआई का आगे का प्लान क्या है? क्या उनके पास कोई वापसी की रणनीति है? हाँ, उनके पास एक स्पष्ट रणनीति है। कंपनी ने अगले 3 सालों में 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए के एक बड़े निवेश की योजना बनाई है। 50,000 करोड़? जी, ये पैसा हाल ही में एफपीओ और बैंकर्स के जरिए जुटाया गया है और इस पैसे का इस्तेमाल 2 मुख्य कामों में होगा। और वो 2 काम क्या हैं? पहला है अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करना और उसका विस्तार करना, क्योंकि भारत में अभी भी ज्यादातर लोग 4G ही इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। कंपनी पहले ही अपनी 4G कवरेज को 77% आबादी से बढ़ाकर 84% तक पहुंचा चुकी है और उनका लक्ष्य इसे 90% तक ले जाने का है। और दूसरा काम? दूसरा और सबसे जरूरी काम है 5G नेटवर्क का तेजी से रोल आउट करना, जो अब 17 सर्किलों के 29 शहरों में शुरू हो चुका है। 1 मिनट, 55,000 करोड़, ये रकम सुनने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन क्या ये जियो और एयरटेल के मुकाबले कुछ भी है? वो तो हर साल इससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो क्या ये बहुत देर से उठाया गया बहुत छोटा कदम नहीं है? ये एक वाजिब सवाल है और वीआई मैनेजमेंट भी ये जानता है। इसीलिए उनकी रणनीति जियो और एयरटेल से हर जगह हर गली मोहल्ले में मुकाबला करने की नहीं है। तो फिर क्या है रणनीति? ये एक टर्न अराउंड योजना है जिसमें वो अपने संसाधनों को उन जगहों पर केंद्रित कर रहे हैं जहां से उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। मतलब वो पूरी लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ चुनिंदा मोर्चों पर जीतना चाहते हैं। बिल्कुल, वो 17 जरूरी सर्किलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां से देश का 98% टेलीकॉम रेवेन्यू आता है। अच्छा। इसके अलावा उनका एक बड़ा फोकस एंटरप्राइज बिजनेस यानी वी बिजनेस पर है। मतलब बड़ी कंपनियों को अपनी सेवाएं देना। हाँ, खासकर IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवाओं में, जहां वो एक ग्लोबल लीडर है। गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों की मशीनों तक में उनकी सिम कार्ड लगे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मार्जिन ज्यादा है और मुकाबला कम। और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए उनकी क्या रणनीति है? क्या वो फिर से प्राइस वॉर लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो सस्ते ग्राहक जोड़ने के बजाय अपने ARPU यानी प्रति ग्राहक कमाई को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। और क्या वो इसमें कामयाब हो रहे हैं? हाँ, इसमें उन्हें सफलता भी मिली है
उनका आरपीओ पिछली 12 तिमाहियों से लगातार बढ़ रहा है। उनकी कोशिश है कि वो कम कीमत वाले ग्राहकों को जाने दे और ज्यादा पैसे देने वाले ग्राहकों को बेहतर सेवा देकर अपने साथ बनाए रखें। तो एक नया सीईओ भी आया है शायद। जी, इसी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में अगस्त 2025 में कंपनी को नया सीईओ अभिजीत किशोर भी मिला है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि वोडाफोन आइडिया को सरकार से एक जीवन रेखा मिली है, सांस लेने के लिए एक दशक का वक्त मिला है और उनके पास वापसी की एक सोची समझी योजना भी है। हाँ, लेकिन सामने कर्ज का विशाल पहाड़ और जियो एयरटेल जैसे दो ऐसे प्रतियोगी खड़े हैं जिनकी जेबें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। एजीआर राहत ने उन्हें वक्त खरीदने का मौका दिया है और ये वक्त बहुत लंबा है, लेकिन ये उनकी मुख्य समस्या को हल नहीं करता, जो कि है पैसा। हाँ, जो है जियो और एयरटेल के नेटवर्क, उनकी वित्तीय ताकत और उनके मार्केटिंग के विशाल बजट का मुकाबला करने के लिए भारी भरकम पूंजी की जरूरत। 55,000 करोड़ की ये पूंजी एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। रेस अभी बहुत लंबी है। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वीआई इस मिले हुए मौके का कैसे फायदा उठाता है। हाँ, अगले 2-3 साल कंपनी के भविष्य के लिए निर्णायक होंगे। अगर वो अपने 4G नेटवर्क को बेहतर बनाकर ग्राहक खोने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक पाते हैं और 5G में एक सम्मानजनक शुरुआत कर लेते हैं, तो शायद वो इस रेस में बने रह सकते हैं। चले, आज की इस गहरी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। सरकार ने बाजार में ड्यूओपोली को रोकने के लिए वीआई के लिए एक सुरक्षा जाल बिछा दिया है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि कोई सुरक्षा जाल कब तक एक टेम्पररी बचाव रहता है और कब एक ऐसी कंपनी के लिए स्थायी सब्सिडी बन जाता है जो अपने दम पर मुकाबला नहीं कर पा रही। और भारतीय टेलीकॉम के मुक्त बाजार के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, इस सवाल पर सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ जाते हैं।